जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। डिस्कस कर रहे थे हम जनरल साइंस और उसमें हम कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। दैट इज़ अ वास्ट चैप्टर, टाइम लग रहा है इसमें क्योंकि हम 50 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं एक वीडियो में। 200 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। अपार्ट फ्रॉम इट वी वर डिस्कसिंग द जोग्राफी घटना चक्र, और वो हम शाम में डिस्कस कर रहे हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो आई थिंक इट इज़ लेफ्ट विद 50 पेजेस और मोर। वो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट घटना चक्र एज वेल। और इसके अलावा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी की घटना चक्र भी आपके लिए अवेलेबल हैं पूरी तरह से, सारी प्लेलिस्ट उसकी है। और करंट अफेयर्स में हमने आई दृष्टि घटना चक्र जो है वो डिस्कस करके उसकी प्लेलिस्ट भी बना के रखी हुई है। तो अभी कुछ इतना कुछ चैनल पे है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए MPPSC का नोटिफिकेशन आ गया है, तो वो जो भी लोग इच्छुक हैं MPPSC देने के लिए, सो दे कैन फिल दिस फॉर्म। एंड नोटिफिकेशन 2 दिन हो गए आए हुए, सो यू कैन फिल द फॉर्म लाइकवाइज। ऑल राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 201 के साथ। विच इज़ नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज आउट ऑफ ऑल दीज? बेसिक, जावा, C++ और C++ बेसिकली, और पेंट ब्रश। तो पेंट ब्रश देखिए लैंग्वेज नहीं है। पेंट ब्रश इज़ नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, और सी बाकी जो तीनों हैं दे आर द कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सारी हैं, कोबोल भी हाई लेवल है, पास्कल, बेसिक, ये सभी हाई लेवल हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो फोर्ट्रान, जावा, पाइथन, विजुअल बेसिक्स, ये सब भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज? साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है इनमें से? तो देखिए साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है फोर्ट्रान, दैट इज़ द फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका फुल फॉर्म अगर आप देखें तो ये शॉर्ट फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन का, और ये डेवलप की गई थी IBM के द्वारा। बेसिक इज़ अ लैंग्वेज डैश लैंग्वेज। तो बेसिक कैसी लैंग्वेज है? बेसिक एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। इसके अलावा सी, फोर्ट्रान, पास्कल, ये सब भी प्रोसीजरल लैंग्वेजेस ही होती हैं। JSP स्टैंड्स फॉर, JSP का मतलब होता है जावा सर्वर पेजेस। ठीक है, जावा सर्वर पेजेस क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज जो कि हेल्प करता है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को कि वो डायनेमिकली जनरेटेड वेब पेजेस क्रिएट करें। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन HTML, XML, SOAP, या फिर जो दूसरे डॉक्यूमेंट टाइप्स होते हैं बेसिकली वहाँ पे ही डेवलप होता है, वहाँ पे ही जनरेट होता है। 1999 में इसको रिलीज़ किया गया था सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा, और ये सिमिलर है PHP और ASP, बट ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करता है। द वर्क ऑफ असेंबलर, असेंबलर का क्या काम होता है? देखिए असेंबलर का क्या काम होगा? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना असेंबलर का काम होता है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना इज़ द वर्क ऑफ असेंबलर। लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट, उसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। ये एलिमेंटल लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, इसमें 2 नंबर्स होते हैं 0 1। मशीन लैंग्वेज इकलौती लैंग्वेज है जो कि केपेबल है टू अंडरस्टैंड, एंड इट डज़ नॉट नीड एनी ट्रांसलेटर प्रोग्राम। इसको मशीन कोड भी बोलते हैं। द मशीन लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज़ बेस्ड ऑन, ये बेस्ड होती है बूलियन एल्जेब्रा पर। इट इज़ द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स जो कि स्टेटमेंट्स के साथ डील करता है एज वेल एज द बूलियन वैल्यूज़। बूलियन एल्जेब्रा जो है वो एक तरीके का मैथमेटिकल ऑपरेशन है। अनलाइक रेगुलर एल्जेब्रा वर्क्स विद बाइनरी डिजिट्स, बिट्स 0 और 1। ऑन विच प्रिंसिपल डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स? डिजिटल कंप्यूटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो वो लॉजिकल प्रिंसिपल पे काम करता है। जितने भी डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो बाइनरी सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, 1 और 0 के। एंड दे आर ऑन द रूल्स ऑफ लॉजिक सेट आउट इन 1850s। इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉर्ज बूले थे, उन्होंने ये जो लॉजिक था ये सेट किया था, इसीलिए इसको बूलियन भी बोलते हैं। 3 ऑपरेशंस, एंड, और एंड नॉट, ये तीनों जो हैं इट कैन परफॉर्म ऑल द लॉजिकल फंक्शंस जिनको हम बूलियन लॉजिक बोलते हैं। नेक्स्ट इज इफ अ डोमेन नेम एंड्स विद .edu.us, इसका क्या मतलब होगा? देखिए .edu का मतलब हो गया कि कोई तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, और .us का मतलब हो गया कि USA का है, तो इट इज़ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन USA। इन द वेबसाइट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन .com का क्या मतलब है? .com का मतलब होता है कमर्शियल, .com इंडिकेट्स कमर्शियल। ठीक है, और ये टॉप लेवल डोमेन है इन द डोमेन नेम सिस्टम ऑफ द इंटरनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन? सो .com, .gov, .net, ये सभी वैलिड डोमेन नेम हैं। द पार्ट आफ्टर द फाइनल डॉट इन द डोमेन नेम इज कॉल्ड टॉप लेवल डोमेन, जैसे कि www, CNN.com, इसमें जो .com है वो टॉप लेवल डोमेन है। अदर टॉप लेवल डोमेन्स क्या हो जाएंगे?
जैसे कि आप कोई साइट खोलते हो, आप इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर सम स्टडी मटेरियल, तो डॉट एडू भी आपको कभी देखने को मिलता है, डॉट जी ओ वी, जब आप पी आई बी खोलते हो तो आपको डॉट जी ओ वी देखने को मिलता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को खोल रहे हो तो डॉट ओ आर जी मिलता है, डॉट नेट, डॉट इन्फो, ये सब भी टॉप लेवल डोमेन्स में ही आते हैं. Consider the following statements and select the correct answer from the codes given below. Proxy server provides TCP IP address. Proxy server processes client request by forwarding the request to other servers. अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है. तो देखिए, प्रॉक्सी सर्वर जो है वो टीसीपी आईपी एड्रेस नहीं देता, इसलिए पहला तो गलत हो जाता है. और कंप्यूटर नेटवर्क में एक प्रॉक्सी सर्वर होता है जो कि एक्ट करता है इंटरमीडियरी की तरह फॉर रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट्स सीकिंग रिसोर्सेज फ्रॉम अदर सर्वर्स. सो स्टेटमेंट 2 हियर इज करेक्ट. With reference to communication technology, what is or are the difference or differences between LTE, long term evolution, and VoLTE, voice over long term evolution? इनके बीच का डिफरेंस क्या है? तो देखिए, LTE जो है इट इज़ कॉमनली मार्केटेड एज 3G एंड VoLTE इज़ कॉमनली मार्केटेड एज एडवांस्ड 3G. ठीक है, LTE को कॉमनली आप उसकी मार्केटिंग करते हो 3G के तौर पे, जबकि VoLTE जो अब तो जो कि आपके पास 5G तक आ रहा है, VoLTE को जो मार्केटिंग क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, तो उसकी आप मार्केटिंग कैसे करते हो? बेसिकली LTE का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन. और वोल्टे का मतलब होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन. तो आपको जो वॉइस थी वो फ्रिकल नहीं होती थी, थोड़ा क्लियर वॉइस आती थी, उसको बोलते थे एडवांस 3G. तो ये ऐसे बोल रहे हैं कि इसकी मार्केटिंग ऐसे की जाती थी. नहीं, ये बिल्कुल ये नहीं है, ऐसा सही नहीं है. एंड दूसरा है कि LTE सिर्फ डेटा ओनली टेक्नोलॉजी है, वोल्टे जो है वो वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी है. नहीं, वो भी सही बात नहीं है. तो देखिए, LTE और वोल्टे जो हैं ये दोनों ही हाई स्पीड मोबाइल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं, और ये दोनों कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो प्रेजेंटली इंडिया में यूज़ हो रही हैं बाय वेरियस टेलीकॉम ऑपरेटर्स अंडर 4G मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम. LTE के कॉमन मार्केटिंग जो होती है वो 4G के तौर पे होती है, और वोल्टे की कॉमन जो मार्केटिंग होती है वो एडवांस्ड 4G के तौर पे होती है. ठीक है, 3G के बाद वाली जो लेयर आई थी दैट वाज LTE एंड वोल्टे. LTE may or may not support the data usage and voice call together, and using data and voice at the same time may affect the quality. देखिए, आपको पहले याद होगा, अगर फ़ोन उस समय आप यूज़ करते थे कि अगर आप इंटरनेट जब हम यूज़ कर रहे थे, जब हमें मतलब अगर हम फ़ोन पर हैं तो इंटरनेट जनरली कभी कभी नहीं चलता था. तो इट मे सपोर्ट, इट मे नॉट सपोर्ट, डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क यू आर यूजिंग, कौन उसको सपोर्ट दे रहा है. ठीक है, तो सेम टाइम पे जब आप वॉइस कॉल और इंटरनेट भी काम कर रहे हो तो कभी कभी होता था कि पॉसिबली वो काम नहीं करते थे. अभी क्या करते हो, आप काम कर रहे हो, अपने साथ में कोई किसी ने लिंक भेजा, आपने तुरंत खोल लिया, वो खुल जाता है. तो अभी क्या हो रहा है, आप साथ में काम कर पा रहे हो. ये बात कर रहे हैं कि साथ में या तो सिर्फ डेटा ही यूज़ कर पाओगे या सिर्फ वॉइस कॉल ही कर पाओगे. जबकि वोल्टेज जो है वो डेटा यूसेज को भी सपोर्ट करता है, वॉइस कॉल को. साथ में आपने कॉल किया, किसी ने आपको कॉल किया, आप कॉल के साथ ही उसने आपको कोई लिंक भेजी, तो आप उस लिंक को ओपन कर पा रहे हो. तो आप ये सेम टाइम पे कर पा रहे हो, रियल टाइम में. ठीक है, तो वोल्टे में ये होता है, वोल्टे की वजह से क्वालिटी जो है वॉइस कॉल की वो इफेक्ट नहीं होती है. With reference to visible light communication, VLC technology, which of the following statements are correct? VLC uses electromagnetic spectrum wavelength 375 to 780 nanometers. इसको आप लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन भी बोलते हैं. इट कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फास्टर देन ब्लूटूथ. VLC हैज़ नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस. तो देखिए, इसको आप लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन बोलते हैं, ये गलत है. बाकी तीनों स्टेटमेंट्स इसमें सही हैं. विजिबल लाइट कम्युनिकेशन इज़ द यूज़ ऑफ विजिबल लाइट. इसमें आप विजिबल लाइट का यूज़ करते हो एज अ मेथड ऑफ वायरलेसली ट्रांसमिटिंग द डेटा. ये अफोर्डेबल मेथड है ऑफ ट्रांसमिटिंग द डेटा एट अ स्पीड ऑफ लाइट. द लाइट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ्स यूज्ड इन VLC ये होते हैं 375 से 780 नैनोमीटर्स के बीच में. इट इज़ अ सबसेट ऑफ ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज. The technology uses fluorescent lamps to transmit the signals at 10 kbits or LED for up to 500 mbits over short distances. अब इस जो propagation है, ये जो distance का of LEDs, VLC is considered as short range optical wireless communication. इसकी वजह से VLC को आप short range बोलते हैं, जबकि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, long range optical wireless communication. तो long range नहीं है, short range है. ठीक है, लाइट की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है रेडियो वेव से, जिसकी वजह से VLC फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बनाया अमंग दोस्त कमर्शियली वायबल अवेलेबल इन द मार्केट. ब्लूटूथ जो है इट यूजेस द रेडियो वेव्स एंड हेंस VLC जो है इट कैन ट्रांसमिट अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फास्टर देन ब्लूटूथ. VLC के पास इम्यूनिटी होती है टू VLC हैज़ द इम्यूनिटी टू इंटरफेरेंस फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्सेज नेटवर्क्स
जो कि अफेक्ट करते हैं एक दूसरे को इन द रेडियो डिफरेंट रेडियो फ्रिक्वेंसीज, जबकि कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है वीएलसी में। दस फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन ये क्लियर हो जाता है कि वीएलसी एक शॉर्ट रेंज है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है और बाकी तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही है। विद रेफरेंस टू एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो ये कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स का यूज़ करती है। ये डिज़ाइन की गई है फॉर यूज़ बाय डिवाइसेस जो कि विच कैन बी एट अ डिस्टेंस ऑफ इवन अ मीटर फ्रॉम ईच अदर। इट कैन यूज़ एनक्रिप्शन व्हेन सेंडिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इनमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, या फिर बताना है कौन से सही हैं बेसिकली। तो इसमें से आपका सेकंड गलत है। एनएफसी जो है इस नियर फील्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड का यूज़ करते बिल्कुल सही है। किसके बीच में? स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के बीच में, इन डिवाइसेस के बीच में इसका यूज़ होता है। टू इंश्योर द सिक्योरिटी, एनएफसी जो है इट इज़ ऑफन एस्टेब्लिश अ सिक्योर चैनल एंड यूजेज एनक्रिप्शन। ठीक है, व्हेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर्स, ये सब जब ट्रांसफ़र करने हो तो इसमें वो सिक्योरिटी को एनहेंस इंश्योर करता है। NFC enables device to share information at a distance that is less than 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ बोल रहे हैं 1 मीटर तक कर सकते हैं। देखिए 1 मीटर बहुत डिस्टेंस हो रहा है व्हेन इट कम्स टू NFC। तो शॉर्ट डिस्टेंस मतलब 4 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम आप इसमें कर सकते हो। मैक्सिमम कम्युनिकेशन स्पीड होगी इसमें 424 kbps की। In the context of digital technologies for entertainment, consider the following statements. In augmented reality, a stimulated environment is created and physical world is completely shut out. In virtual reality, images generated from a computer are projected on to real life objects or surroundings. Augmented reality allows the individuals to be present in the world and improves the experience using the camera of smartphone or PC. Virtual reality closes the world and transposes an individual, providing complete immersion experience. तो आपको बताना है which of the statements given above is or are correct. So 3 and 4 are correct. ठीक है, मतलब कि AR जो है it allows individuals to be present in the world and improves the experience. आप किसी भी ये कैमरा जो है स्मार्टफोन या पीसी का आप यूज़ कर सकते हो। और जो वर्चुअल रियलिटी है इट क्लोजेज द वर्ल्ड, और वो एक इंडिविजुअल को कंप्लीट इमर्शन एक्सपीरियंस देता है। जैसे वर्चुअल रियलिटी में बैठ के आप गेम खेल रहे हो तो आप अपने आप को देख रहे हो उस फील्ड पर, आपको VR वो चश्मे लगा दिए जाते हैं, उसके बाद आप देखते हो। ठीक है, तो ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है? इट ओवरलेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स ऑन द रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। यूजर्स कैन सी एंड इंटरेक्ट विद द रियल वर्ल्ड, वाइल डिजिटल कंटेंट भी इसमें ऐड कर दिया जाता है। इट अलाउज द यूजर्स टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और अपना एक्सपीरियंस भी ये डिजिटल एलिमेंट्स के साथ मिला के उसमें इम्प्रूव करते हैं। टू लिव टू अ लाइव व्यू बाय यूजिंग द कैमरा ऑफ अ स्मार्टफोन। वर्चुअल रियलिटी में कंप्लीट इमर्शन हो जाता है एक्सपीरियंस, आप दुनिया से बाहर की दुनिया से शट डाउन कर जाते हो। ठीक है, इट इमर्सेस यूजर्स इन अ फुल्ली आर्टिफिशियल डिजिटल एनवायरनमेंट जो कि जनरेट किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। VR डिवाइसेस यूज़ करके, जैसे कि HTC Vive, Oculus Rift या Google Cardboard, आप ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हो इनटू अ नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड और इमेजिन्ड एनवायरनमेंट। तो आप वहाँ पर आप देख रहे हो, लेट से कोई गेम है जहाँ पे आप यू हैव टू रेस्क्यू समवन। ठीक है, तो आप अपने आप को वहाँ देख रहे हो, यू आर इमेजिनिंग, नाउ यू आर सर्चिंग आउट फॉर दिस थिंग। आप पूरी तरीके से उसमें डूबे हुए, आप बाहर की दुनिया से गायब हो, दैट इज़ वर्चुअल रियलिटी। विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? Bring down the electricity consumption in industrial units, create meaningful short stories and songs, disease diagnosis, text to speech conversion, wireless transmission of electrical energy. देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इफेक्टिवली आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंडस्ट्रियल यूनिट्स में कम कर सकते हो एनर्जी मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट के माध्यम से। सो स्टेटमेंट 1 हो जाता है इससे सही। दूसरा है एज पर नीति आयोग डिस्कशन पेपर और नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस A4L जो कि 2018 में रिलीज़ हुआ था। AI कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड इन डिसीज डायग्नोसिस एंड टेक्स्ट टू स्पीच और टेक्स्ट टू स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जेशन। सो स्टेटमेंट 3 and 4 भी करेक्ट हो जाते हैं। स्टेटमेंट 2 and 5 आर इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आंसर हो जाएगा इसका B। ठीक है,
तो देखिए यहाँ गलत क्यों है? अब आप बोलोगे कि एआई से शॉर्ट स्टोरीज और सॉन्ग्स तो बन रहे हैं, बट यहाँ पे ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं मीनिंगफुल। डिपेंड्स, आप उनको जो इनपुट देते हो उसके आधार पे वो बना रहा है। आपने अगर उसे कोई प्रॉम्प्ट दिया, एआई को, चैट जीपीटी को आपने कोई प्रॉम्प्ट दिया, गूगल एआई को कोई प्रॉम्प्ट दिया, मेटा को कुछ दिया, तो वो उस प्रॉम्प्ट के आधार पे बना रहा है। आप बोलोगे कोई रोमांटिक सॉन्ग लिख दो, वो रोमांटिक सॉन्ग ले अपने आप से सेल्फ वो मतलब मीनिंगफुल जैसे ही वर्ड आ जाता है तो यहाँ सब्जेक्टिविटी आ जाती है थोड़ी सी कि आपके हिसाब से क्या मीनिंगफुल है। हो सकता है आपने कोई प्रॉम्प्ट दिया और उसने कुछ वहाँ से दिया, अब ज़रूरी नहीं है ना आपके हिसाब से वो मीनिंगफुल चीज़ है कि नहीं है, तो दिस मीनिंगफुल वर्ड की वजह से ही गलत हो जाता है। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो अभी एआई की मदद से नहीं पॉसिबल हुआ है। टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ नेटवर्क विदाउट लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ वी वुड यूज़, तो आप क्या यूज़ करते हो? रिपीटर। लेंथ जो होती है नेटवर्क की, सिग्नल स्ट्रेंथ कम ना हो और नेटवर्क का जो एरिया है वो बढ़ जाए। लेट्स से वाईफाई है, वाईफाई की सिग्नल स्ट्रेंथ कम ना हो लेकिन वो थोड़ा दूर तक ज़्यादा तक आपका नेटवर्क प्रोवाइड करे, तो इसके लिए आप रिपीटर यूज़ करते हो जो कि नेटवर्क के एरिया को एक्सटेंड करता है, लेंथ को, by amplifying the signal so that it can travel further along the cable without any loss. इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी यूएसबी का मतलब क्या होता है? यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इट इज़ यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू डिवाइसेस जैसे कि डिजिटल कैमराज, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, एक्सटर्नल हार्डवेयर ड्राइव्स एट्सेट्रा। द प्लेस वेयर एक्सेसरीज आर कनेक्टेड इन कंप्यूटर, इसको आप बोलते हो पोर्ट। तो ये एक इंटरफेस होता है कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर से पेरिफेरल के बीच में। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू द पोर्ट, और ये मदरबोर्ड में होते हैं। पासवर्ड इन कंप्यूटर प्रोटेक्ट्स, क्या प्रोटेक्ट करता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ द सिस्टम। द पोर्ट वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड अदर कंप्यूटर और पेरिफेरल। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू आउट द पोर्ट, और ये जो पोर्ट होते हैं मदरबोर्ड में मिलते हैं। Which infotech terminology used to find out the user's email address? तो ये फिंगर टेक्नोलॉजी, फिंगर प्रोटोकॉल जो है वो ईमेल एड्रेस ढूंढने के लिए होता है। इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, सो इट इज़ यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज्ड इन द सिक्योरिटी ऑफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंडिया में जो टर्म है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर वो यूज़ की जाती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इट इज़ द सेट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पॉलिसीज, प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स जो कि ज़रूरी होते हैं टू क्रिएट, मैनेज, डिस्ट्रीब्यूट, यूज़, स्टोर एंड रिवोक द डिजिटल सर्टिफिकेट एंड मैनेज पब्लिक की एनक्रिप्शन। ये डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है। एज इट्स पर्पज इज टू फैसिलिटेट द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ रेंज ऑफ नेटवर्क एक्टिविटीज़ जैसे कि ई कॉमर्स, इंटरनेट बैंकिंग, कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स। ये ऑथेंटिकेट करता है यूज़र्स को और डिवाइसेस को डिजिटल वर्ल्ड में। PKIs आर द फाउंडेशन दैट इनेबल्स द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर्स, एनक्रिप्शन अक्रॉस द लार्ज यूज़र पॉपुलेशंस। Consider the following statements. A digital signature is, it is an electronic record that identifies and certifying authority issuing it, that identifies the certifying authority which is issuing it, used to serve as a proof of identity of an individual to access the information or server on internet, an electronic method of signing an electronic document and ensuring that original content is unchanged. So digital signature क्या है? It is an electronic method of signing an electronic document and ensuring that original content is unchanged. A digital signature is an electronic form of signature. ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर आजकल यूज़ हो ही रहा है, आप सबको पता ही है। तो ये ऑथेंटिकेट करता है आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर ऑफ अ मैसेज और द साइनर ऑफ द डॉक्यूमेंट। साथ ही साथ ये इंश्योर करता है कि ओरिजिनल कंटेंट जो है मैसेज का या डॉक्यूमेंट का वो दैट हैज़ बीन सेंट इज़ अनचेंज्ड। सो स्टेटमेंट 3 करेक्ट हो जाता है। दो 1 और 2 जो हैं दे आर रिलेटेड टू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो कि लिटरल सेंस में डिजिटल सिग्नेचर से अलग है। डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक मैथड ऑफ साइनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, जबकि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ये कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड है जो कि आइडेंटिफाई करता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को जो कि इशू कर रही है इसको। साथ ही साथ एंड हैज़ द नेम एंड अदर डिटेल्स जो कि आइडेंटिफाई करता है सब्सक्राइबर को।
डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो हैं वो प्रेजेंट किए जा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली टू प्रूव वंस आइडेंटिटी, टू एक्सेस इंफॉर्मेशन और सर्विसेज ऑन द इंटरनेट और टू साइन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स डिजिटली. ठीक है. नाउ with reference to digital payments, consider the following statements. Bheem application allows the user to transfer money to anyone with a UPI enabled bank account. While a chip PIN debit card has 4 factors of authentication, Bheem app has only 2 factors of authentication. कौन सा सही है? तो फर्स्ट सही है. Bheem इज भारत इंटरफेस फॉर मनी, एक ही मोबाइल में पेमेंट ऐप है जो कि डेवलप की गई NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये UPI बेस्ड है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो आजकल आप हर दिन अपने डेली यूज़ में UPI का इस्तेमाल करते हैं. 2016 में लॉन्च हुआ था एंड इट अलाउज द यूज़र टू ट्रांसफर मनी टू एनी वन विद UPI इनेबल्ड बैंक अकाउंट वाया आधार इनेबल्ड सिस्टम. सो स्टेटमेंट 1 हो जाता है करेक्ट. स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज भीम ऐप हैज़ 3 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन. For one, the app binds with the device ID and a mobile number. The second, a user needs to sync the account in order to conduct the transaction. And third, when a user sets up the app, they are asked to create a PIN which is needed to log in the app. ठीक है. तो 3 होती हैं, 2 नहीं होती हैं. Which of the following is or are the aim or aims of Digital India plan ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? क्या एम है इसका? फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनीज जैसे कि चाइना ने बनाई है. एस्टेब्लिश अ पॉलिसी फ्रेमवर्क टू एनकरेज ओवरसीज नेशनल कॉर्पोरेशंस, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस दैट कलेक्ट बिग डेटा टू बिल्ड देयर ओन लार्ज डेटा सेंटर्स विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज एंड कनेक्ट मैनी of our villages to the internet and bring Wi-Fi to many of our schools, public places and major tourist centers. तो इसमें से सही है बी, मतलब 3 ओनली. ऑब्जेक्टिव है इसका ट्रांसफॉर्म करना कंट्री को, डिजिटली एम्पावर्ड बनाना सोसाइटी को और नॉलेज इकोनॉमी. इट वुड इंश्योर दैट गवर्नमेंट सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू सिटीजन्स इलेक्ट्रॉनिकली. ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2016-15 में, जुलाई में, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, और ये इनिशिएटिव इंक्लूड करता है द प्लान्स टू connect rural areas with high-speed internet networks and improving the digital literacy. The identity platform Aadhaar, it provides an open application programming interfaces, APIs. What does it imply? इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए, ये इसका मतलब होता है कि इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में. इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. अदर इज ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल. ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन भी पॉसिबल है. कैसे? आइरिस स्कैन करके, आंखों की जो आपकी आइरिस है उसको स्कैन करके पॉसिबल है. सो दोनों ही इसमें सही हैं. आधार प्रोवाइड्स ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस जो कि इंटीग्रेट विच कैन बी इंटीग्रेटेड ईजिली इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक यूजिंग online authentication using a fingerprint or iris. At the beginning, fingerprint scan is the only biometric modality which was chosen for Aadhaar because of the majority of Indian population is manual laborers and farmers with damaged fingerprints. क्योंकि देखो मैनुअल लेबर है, बहुत सारे काम कर रहे हैं. मान लीजिए कोई खेतों में काम कर रहा है, कोई ईंटें उठाने का काम कर रहा है, बहुत सारे तरीके के मैनुअल लेबर्स हैं. आप रास्ते में चलते हुए आपको देखेंगे कि किस तरीके के वो काम कर रहे हैं. तो धीरे धीरे उन कामों की वजह से उनका फिजिकल लेबर इतना ज़्यादा होता है कि उनके फिंगरप्रिंट्स भी कभी कभी डैमेज हो जाते हैं. तो ये बड़ा इशू हुआ. तो इसकी वजह से UIDAI ने लेटर डिसाइड किया कि आइरिस को रिकॉग्निशन में यूज़ करेंगे. आँखों का जो आइरिस जो होता है उससे रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ प्राइमरी बायोमेट्रिक मोडालिटी विच वॉज प्रूवन टू परफॉर्म विद हायर एक्यूरेसी एज वेल एज इंक्लूजन देन फिंगरप्रिंट. सो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था और बहुत अच्छा स्टेप था, क्योंकि जो बेसिक बेनिफिट्स जो अगर किसी को आधार के फॉर्म में मिल सकते हैं और अगर उनका ऑथेंटिकेशन ही नहीं हो पा रहा है जस्ट बिकॉज कि उनके काम की वजह से उनके फिंगरप्रिंट्स डैमेज हो गए हैं, सो दैट इज़ वेरी इनकन्वीनियंट फॉर देम. तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था इसमें. With reference to blockchain technology, consider the following statements. It is a public ledger that everyone can inspect, but which no single user controls. Second is the structure and design of the blockchain is such that all the data in it are about cryptocurrency only. Application that depend on the basic features of blockchain ये develop किए जा सकते हैं without anybody's permission. कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? तो देखिए इसमें से जो स्टेटमेंट सही है वो है 1 and 3. ठीक है, 1 और 3 स्टेटमेंट जो है वो इसमें सही है. सो ब्लॉकचेन क्या है? इट इज़ अ ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कॉल्ड ब्लॉक्स विच आर interconnected by utilizing cryptography.
Each blocks contain a cryptographic hash of the previous block, a timestamp, and a transaction data. Utilizing the blockchain, we can safely store. Utilizing the blockchain, we can safely store the information over the shared system, पब्लिक लेजर के तौर पे, जहाँ पे सभी लोग उसको इंस्पेक्ट कर देख सकते हैं और इंस्पेक्ट कर सकते हैं, बट उसका ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते, आप चेंजेस उसमें नहीं कर सकते कुछ भी. ठीक है. सो a blockchain database is managed autonomously using a peer-to-peer network and a distributed time-stamping server. The blockchain technology can be utilized for various purposes. Cryptocurrencies में safe exchange of things, then जैसे कि cash, property, contracts, ये सब हो जाएंगे. And for storing of data from land records to vehicle ownership. And थर्ड पार्टी इंटरमीडियरी की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, जैसे कि बैंक या फिर गवर्नमेंट एप्लीकेशन. दे कैन बी डेवलप्ड विदाउट टेकिंग परमिशन एंड फ्रॉम एनीबडी, जैसे कि गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक. सो स्टेटमेंट 1, 3 करेक्ट हो जाते हैं और जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाता है. नाउ देर आर टर्म्स सीन इन द न्यूज़ एंड कॉन्टेक्स्ट और टॉपिक. सो बेले 2 एक्सपेरिमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड CRISPR-Cas9. तो आपको बताना है कौन सा सही मैच है. तो इसमें से सिर्फ सेकंड वन जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वही बस सही मैच है, दैट इज़ द क्रिप्टो करेंसी. बेले 2 एक्सपेरिमेंट एक पार्टिकल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट है जो कि डिज़ाइन किया गया था टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बी मेसॉन्स, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, and hence this pair is correctly matched. Clustered regularly interspaced short line palindromic repeats CRISPR-Cas9. ये एक जीनोमिक एडिटिंग टूल है जो कि अलाउ करता है साइंटिस्ट को जीनोम्स को एडिट करने के लिए विद अनप्रेसिडेंटेड प्रेसिजन, और ये जो है इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद पार्टिकल फिजिक्स. ठीक है, तो ये बायोटेक्नोलॉजिकल टर्म है CRISPR-9. नेक्स्ट इज ब्लोफिश इज अ टाइप ऑफ. ब्लोफिश क्या है? ब्लोफिश एक सिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिदम है. तो ये डिज़ाइन किया गया था ब्रूस शाइनर के द्वारा 1993 में. ये ऑल्टरनेटिव है टू DES एनक्रिप्शन टेक्निक, और ये सिग्निफिकेंटली फास्ट भी है उससे, और एक अच्छा एनक्रिप्शन रेट भी प्रोवाइड करता है. नो इफेक्टिव क्रिप्टनालिसिस टेक्निक फाउंड टू डेट. इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट सिक्योर ब्लॉक साइफर्स नॉट सब्जेक्टेड टू एनी पेटेंट्स एंड हैंस फ्रीली अवेलेबल फ्रॉम एनीवन टू यूज़. ठीक है, तो सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है ये. विच वर्क इज़ नॉट डन बाय अ कंप्यूटर. क्या काम नहीं करता? कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग, अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग मानव कर ले, उसको इनपुट देते हैं. ठीक है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस एरर इन कंप्यूटर डेटा. एरर दिखता है बग से. सॉफ्टवेयर बग इज़ एन एरर, फ्लॉ, फेलियर और फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम और सिस्टम, जो कि विच दैट कॉजेज इट टू प्रोड्यूस एन इनकरेक्ट और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट और टू बिहेव इन एन अनइंटेंडेड वे. Most bugs arise from mistakes and errors made by the people, either in program's source code or its design. Which industry is primary user of MICR, magnetic ink character recognition? तो ये है banks, checks में होता है ये. It refers to the formulation of toner used to print the specialized font at bottoms of the checks and other negotiable डॉक्यूमेंट्स. ये मोस्टली बैंकिंग सेक्टर्स में यूज़ होता है, प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स थ्रू कंप्यूटर सिस्टम. OMR का क्या मतलब होता है? OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर. इससे तो आप भली भांति परिचित हैं, क्योंकि जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप OMR शीट भरते हैं और वो इसी से चेक होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर से. सो ये रीड करता है पेंसिल या पेन के मार्क्स जो कि प्री डिफाइंड पोजीशन पे बनाए जाते हैं एज अ रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस और टिक लिस्ट प्रॉम्प्ट्स. इट इज़ यूज्ड इन चेकिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली यूज्ड इन चेकिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव पेपर आंसर इन एग्जामिनेशन? तो ये होता है OMR. IRC क्या होता है? IRC होता है इंटरनेट रिले चैट. ये एक तरीके की एप्लीकेशन है, लेयर प्रोटोकॉल, जो कि अलाउ करता है लोगों को टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन रियल टाइम इन अ टेक्स्ट बेस्ड इन्वायरमेंट. और ये इंटरनेट चैट या सिंक्रोनस कॉन्फ्रेंसिंग का भी एक तरीका है ऑन द रियल टाइम. फॉर विच वर्ड द लेटर G हैज़ बीन यूज्ड इन 2G? तो इट इज़ फॉर जनरेशन. CAD stands for Computer Aided Design. ठीक है. ये आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, ड्राफ्टर्स, आर्टिस्ट या दूसरे लोग भी यूज़ करते हैं टू क्रिएट प्रिसीजन ड्राइंग्स, टेक्नोलॉजिकल इलस्ट्रेशंस. जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारी फोटोज़ बना दी जाती हैं, उसमें भी CAD का यूज़ होता है. CAD सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू क्रिएट 2D ड्राइंग्स और 3D मॉडल्स. GIF stands for
GIF stands for graphical interface format. सो GIF क्या होता है? जो आप GIF भेजते हो अभी व्हाट्सएप वगैरह पे, वो क्या रहते हैं? ग्राफिक्स इंटरफेस फॉर्मेट बोलते हैं उनको. ये कंप्यूटर फाइल फॉर्मेट होती है जो यूज़ किया जाता है फॉर इमेजेस एंड सिंपल एनिमेशन. इसको कंप्यूसर्व ने लेट 1980s में बनाया था और ये पॉपुलैरिटी में आया था विद द प्रोलिफरेशन ऑफ द इंटरनेट. ये हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है टू बी डिस्प्लेड ऑन वेराइटी ऑफ ग्राफिक्स हार्डवेयर, और ये इट इज़ इंटेंडेड एज एन एक्सचेंज एंड डिस्प्ले मैकेनिज्म फॉर ग्राफिक्स इमेजेस. 3D प्रिंटिंग हैज़ एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग. किस में होती है 3D प्रिंटिंग की एप्लीकेशन? प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम्स में, मैन्युफैक्चर ऑफ बायोनिक ईयर्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, रिकन्स्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टिव सर्जरीज, डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज. तो सब में ही होती है. ठीक है. ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाता है विद मटेरियल बीइंग एडेड टुगेदर, टिपिकली लेयर बाय लेयर इसमें मटेरियल स्टैक के फॉर्म में डलता है, 3D स्ट्रक्चर बनता जाता है इसमें. ठीक है. तो लेयरिंग होती है इसमें. एंड ये जो प्रिंटिंग होती है इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम्स, मैन्युफैक्चरिंग बायोनिक ईयर्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड reconstructive surgeries and data processing technologies. The use of computers in governance known as, इसको बोलते हैं e-governance. The use of computers in governance for delivering government service is known as e-governance. A computer derives its strength from, तो ये कहाँ से स्ट्रेंथ लेता है कंप्यूटर? अपनी स्पीड से. स्पीड अच्छी होगी तो कंप्यूटर को हम सही मानते हैं. एक्यूरेसी होनी चाहिए, मेमोरी अच्छी होनी चाहिए. तो ये सारी ही कंप्यूटर सारी चीज़ों से कंप्यूटर अपनी जो स्ट्रेंथ है वो डिराइव करता है. इसमें टेम्प्रेरी और परमानेंट मेमोरी भी होती है, तो ये मेमोरी से भी करता है. मल्टीमीडिया कैन ऑब्टेन. मल्टीमीडिया क्या क्या हो सकता है मल्टीमीडिया में? ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक, वॉइस, तो सब कुछ होता है मल्टीमीडिया में. द पार्टिसिपेट to practice the practice of using more than one type of medium in computer in the same time is called, तो ये बोला जाता है मल्टीमीडिया. The ability of an operating system to run more than the application of at a time. देखिए अभी 2012 में पूछा था मल्टीमीडिया वाला क्वेश्चन. आज के टाइम पे सब बच्चे को पता है मल्टीमीडिया क्या है. ठीक है. बट ये क्वेश्चन का आप टाइम भी देखिएगा क्वेश्चन से पहले. सो एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम. अगेन मल्टीटास्किंग होता है. एक से ज़्यादा अधिक काम कर रहे हैं तो मल्टीटास्किंग. आप खुद भी कर रहे हैं तो आप एक मल्टीटास्कर बोले जाएंगे. When an information is dialed on the telephone and read on the television screen, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं telefax. One can transmit the graphics and textual information from one location to another with the help of telephone lines. ये डिस्कवर किया गया था स्कॉटिश इन्वेंटर अलेक्जेंडर बेन ने. What can be sent through video mail. So video mail के द्वारा आप ग्राफिक्स भेज सकते हो, वीडियो मैसेजेस भेज सकते हो, वीडियो क्लिप्स भेज सकते हो. ठीक है. तो सारा ही आ जाएगा. द सर्विस ऑफ द इंटरनेट दैट प्रोवाइड्स ऑडियो एंड वीडियो कन्वर्जेशन, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. इसका मतलब होता है कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करना दो या दो से अधिक पार्टिसिपेंट्स के बीच में एट डिफरेंट कॉन्फ्रेंस and between two or more participants at different sites by using computer network to transmit audio and video data. Video conferencing systems works much like a video telephone. Each participant has a video camera, microphone and speaker mounted on his or her computer. Video conferencing is, so क्या होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? ये होती है कंडक्ट ऑफ वीडियो कॉल्स यूजिंग टेलीकॉम टेक्नोलॉजी. वो होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ठीक है. कंडक्ट ऑफ वीडियो कॉल्स यूजिंग टेलीकॉम टेक्नोलॉजी. आजकल आप सभी वीडियो कॉल्स करते हैं, कॉन्फ्रेंस में भी कॉल हो जाते हैं, एक से अधिक होता है, जूम मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ये सब क्या बोले जाते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ठीक. तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चंस. इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे. नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में आएंगे. तब तक आपको क्या करना है? यू हैव टू रिवाइज एंड रिवाइज. एग्ज़ाम्स अब बहुत सारे फिर से आ रहे हैं. जो यूपीएससी की प्रिपरेशन, जिनको 2025 में यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, वो अभी से प्रिपरेशन, मतलब अपना टेस्ट सीरीज़ या जो भी आपको देना है उसको ज्वाइन कर लीजिए. बाकी जो स्टेट का देना चाहते हैं, जो भी स्टेट में अभी वैकेंसीज़ हैं उनको फिल कीजिए. और उसके अलावा आप जो भी देना चाह रहे हैं, बेसिकली द पॉइंट इज़ यू हैव टू रिवाइज फॉर एवरीथिंग. ठीक है. तो ये जो घटना चक्र होती है वो मस्ट होती है फॉर रिविजन. यू हैव टू रिवाइज एंड क्लियर द एग्ज़ाम. ऑलराइट. So
इसी के साथ वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं।